जींद उपचुनाव के बाद हरियाणा में सियासत गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी सियासी दल गठबंधन की जुगाड़ में लगे हैं। राजकुमार सैनी नॉन जाट का गठबंधन बना रहे हैं, वहीं कांग्रेस भी नए साथी की तलाश कर रही है। उपचुनाव के बाद सबसे मुश्किल दौर से इंडियन नेशनल लोकदल गुजर रही है। दुष्यंत चौटाला लगातार इंडियन नेशनल लोकदल पर हमला बोल रहे हैं, वहीं इंडियन नेशनल लोकदल को कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं। आखिर इंडियन नेशनल लोकदल की डूबती नैया पर कौन सवार होना चाहेगा, आखिर इस नैया को कौन पार लगाएगा? आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। तो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। बाल मुकुंद शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। प्रदीप देसवाल जननायक जनता पार्टी से हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं भारत भूषण जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं। इस चर्चा में आप लोगों के साथ बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि आखिर किस तरह से हरियाणा की राजनीति में मुख्य विपक्षी दल का किरदार निभाने वाली पार्टी अचानक बेसहारा सी नजर आ रही है। जिस दल के साथ गठबंधन करते हैं वो गठबंधन तोड़ लेता है और जिससे हाथ मिलाने की बात होती है वो हाथ झटक लेता है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी किश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जननायक जनता पार्टी को देखकर अब यही फरमा रही होंगे। दुष्यंत तो लगातार वार पर वार कर ही रहे हैं, लेकिन सहारा तो कहीं और से नहीं मिला। बसपा ने हाथ छुड़ाया तो इनेलो बीजेपी की तरफ निहार रही थी, पर वहां तो बड़े ही बेआबरू होकर निकलना पड़ा। ये किसने यू टर्न लिया ये अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ जनता ने टर्न लिया है, इसलिए हमें किसी यू टर्न की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है। पिछला जो चुनाव था उस समय भी इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाई गई थी अपनी पार्टी को रोकने के लिए। अपनी पार्टी में जो उनकी पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग हैं जो वास्तविक एक जनतांत्रिक जो प्रक्रिया होती है, वास्तव में सच्चे अर्थों में जो लोकतंत्र होता है और जिन पार्टियों में इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ तानाशाही पूर्ण रवैया जिन पार्टियों का है, वहाँ से जो उनको घुटन होती है उस माहौल को छोड़ करके अच्छे माहौल में जाने का मन। प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने हमलावर होकर इनेलो के प्रपोजल पर जवाब दिया तो प्रदेश के मौजूदा मुखिया ने हर दरवाजा इनेलो के लिए बंद कर दिया। देखिए, हमने कभी कोई बात नहीं की है अभी गठबंधन की किसी प्रकार की। हम अपना चुनाव अपने आप लड़ेंगे। जिन्होंने गठबंधन की बात की अच्छा ये प्रश्न उनसे करें, क्योंकि सब पार्टियां एक दूसरे के साथ गठबंधन में आना जाना मिलना जुलना ये लगे हैं। आप लोग का लेना आप साफ कर दीजिए। मैंने बताया कि हमारा ना उनसे हमारी कोई बातचीत हुई है और उन्होंने अपनी ओर से कोई बात कही है। ये प्रश्न उनसे पूछे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बसपा गठबंधन के बाद अब एक आखिरी रास्ते के तौर पर पुराने साथी को ओम प्रकाश चौटाला ने आवाज लगाई, लेकिन वो साथी अब केंद्र से लेकर राज्य में हैं और आगामी चुनावों के लिए इनेलो के साथ कतई जाना तो छोड़िए, सोचने तक को तैयार नहीं। ऊपर से जननायक जनता पार्टी 17 तारीख को बीजेपी से 2014 में हथीन विधानसभा से चुनाव लड़ चुके चौधरी हर्ष कुमार को जननायक जनता पार्टी में शामिल करा रही है। यानी इनेलो से ही टूटकर बनी जननायक जनता पार्टी तो हर रोज बड़े वार कर ही रही है, लेकिन गठबंधन की राह देख रहे ओम प्रकाश चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल के साथ कोई बैठने तक के लिए तैयार नहीं। अभय सिंह चौटाला से लेकर सीनियर चौटाला के लिए आगे की डगर वाकई बेहद मुश्किल है, क्योंकि बिना गठबंधन के गुजारा नहीं और हरियाणा में कोई इन लोगों के लिए अब सहारा नहीं। टोटल न्यूज के लिए विनोद लांबा की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट देखिए वीरेंद्र सोनी जी, सबसे पहले आपके पास आऊं, आखिर इंडियन नेशनल लोकदल की आगे की सियासत हरियाणा में किस तरह से चलेगी? क्या देख रहे हैं इस पार्टी में जिस तरह से मुख्य विपक्षी दल का एक तमगा मिला हुआ था और आज हालात ये हैं कि जिस दल के साथ जाने की कोशिश करते हैं वो मना कर देते हैं, जिसके साथ गठबंधन करते हैं गठबंधन टूट जाता है और पार्टी के नेता लगातार दूसरे दलों का रुख कर रहे हैं। निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल के लिए ये बुरे दिन है। जींद एक बुरा सपना था जिसे वो देखना नहीं चाहेंगे। अब पार्टी के सामने सीमित विकल्प है। सीमित विकल्प क्या? बीजेपी की तरफ पासा फेंका। बीजेपी की स्वाभाविक है, बीजेपी को गठबंधन की आवश्यकता है नहीं, केंद्र में सत्ता में है, राज्य में सत्ता में है और उसके लिए अनुकूल वातावरण है।
तो इसलिए इनेलो की विसाखियों की उसको आवश्यकता नहीं है। अब इनेलो को सबसे बड़ा संकट तो अपने आप को एकजुट रखने का है। जननायक जनता पार्टी का ग्राफ जींद के बाद बढ़ा है तो निश्चित रूप से कुछ कार्यकर्ताओं का झुकाव जननायक जनता पार्टी की तरफ हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए भी अब पार्टी को ऐसा करना पड़ेगा जिससे कार्यकर्ता उनसे बंधे रहे। निश्चित रूप से 83 वर्षीय ओम प्रकाश चौटाला जी को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। एक कुशल संगठन करता है, उनका अपना राज्य में एक प्रभाव है, एक छवि है, इसके बावजूद उनके संगठन की ऐसी दुर्दशा हो रही है। अभय चौटाला जी निश्चित रूप से उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला जी और अजय चौटाला जी के जेल जाने के बाद अपनी पार्टी को जीवित रखा, संगठित रखा। दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला ने उस पार्टी को ग्राफ और ऊपर बढ़ाया। दोनों का योगदान है, अभय चौटाला जी का भी योगदान है, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला का भी योगदान है। अगर सब ये इकट्ठे रहते तो आज तस्वीर और होती। अब ये सब अलग अलग हो गए, लेकिन इनेलो तो इस समय दुविधा में है ही है। इनेलो के सामने सीमित विकल्प है। विकल्प भी क्या है? अब कोई साथ आने को तैयार नहीं है, इनेलो से गठबंधन हो नहीं सकता। हां, अगर इनके बाद चुनाव में किसी तरह एक आध सीट आ जाती है तो उसके बाद इनके लिए विकल्प खुला है। ये मायावती को प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते, या तीसरे मोर्चे में जाएंगे, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा अगर बनते हैं तो उनको समर्थन देने के लिए इनके सामने कोई विकल्प होगा नहीं। वैसे ओम प्रकाश चौटाला जी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बड़े घनिष्ठ संबंध रहे हैं। जब ये मुख्यमंत्री रहे, जब भी संघ के नेताओं के संपर्क में रहे, उनके पास आते जाते रहे, विचार विमर्श करते रहे। अब भी संघ के कार्यकर्ताओं की ये शरण ले सकते हैं, लेकिन अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अब गठबंधन की आवश्यकता नहीं महसूस करती। प्रदीप, आपका रुख करूंगा। इंडियन नेशनल लोकदल की जो स्थिति है उसके लिए काफी हद तक आप लोगों को जिम्मेदार माना जा रहा है। ओम प्रकाश चौटाला जो दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला के दादा हैं, उनकी स्थिति ये हो गई है कि वो अपनी पार्टी के नेताओं के सामने एक तरह से असहज हो गए हैं। जहां जा रहे हैं उनसे जब सवाल होता है तो कभी गठबंधन की बात करते हैं और संगठन को खड़ा करने की बात करते हैं। क्या ही अच्छा होता है कि आप लोग अपने इस पूरे विवाद को सुलझा लेते तो कम से कम इस उम्र में एक चौधरी देवीलाल की विरासत को लेकर चलने वाला नेता इतना असहज तो ना होता। शाकिर जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल वाकई काफी मजबूत संगठन था। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने अपने खून पसीने से इंडियन नेशनल लोकदल को सींचा, परंतु डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की अनुपस्थिति में जिन हाथों में और जिनके नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल थी, उन लोगों का अखड़ स्वभाव और मैं ये कहूंगा उन लोगों के बार बार रचे गए षड्यंत्रों ने आज ये हालात ऐसे कर दिए हैं इंडियन नेशनल लोकदल के कि जींद उपचुनाव इसका जीता जागता उदाहरण है। जिनके भरोसे, जिस युवा कुशल नेतृत्व के भरोसे इंडियन नेशनल लोकदल से पूरे हरियाणा प्रदेश को उम्मीद थी, उनको भी एक षड्यंत्र के तहत दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला जी को कुछ लोगों के कहने पर अभय सिंह चौटाला जी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के खिलाफ भी षड्यंत्र रच के उनको भी पार्टी से बाहर निकाल दिया, जबकि अजय सिंह चौटाला जी ने न केवल हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश से बाहर जाकर भी अपने कुशल नेतृत्व का लोहा बनवाया था और राजस्थान विधानसभा के सदस्य के रूप में 2 बार चुनकर पहुंचे थे। परंतु उन लोगों के हाथ में इंडियन नेशनल लोकदल आ गई जिनको न नेतृत्व करना आता था और न ही एक परिवार की तरह पार्टी को संभाल कर रखना आता था, बल्कि उनका ध्यान संगठन को मजबूत करने की बजाय दुष्यंत को कमजोर करने में, दिग्विजय सिंह चौटाला जी को कमजोर करने में, वह डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के परिवार को कमजोर करने में और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जो समर्थक थे, उनके कुशल नेतृत्व में आस्था दिखाते थे, उन लोगों को कमजोर करने में और लताड़ने में उन लोगों का ज्यादा ध्यान रहा। और यही एकमात्र कारण है कि आज इंडियन नेशनल लोकदल हाशिए पर चला गया और इंडियन नेशनल लोकदल जो आज बची हुई है, चंद वोटों का एक संगठन बचा हुआ है। मैं तो ये कहता हूं उसमें अगर कुछ अच्छे लोग बचे हुए हैं वो भी फरवरी के महीने में अंत तक जननायक जनता पार्टी में आ जाएंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी व डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने खून पसीने से इस संगठन को सींचा था, परंतु जिन लोगों के हाथ में जिम्मेवारी थी, नेतृत्व था, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों का एकमात्र टारगेट रहा दुष्यंत चौटाला को कमजोर करना। और उसका, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता देखती है, हरियाणा प्रदेश की जनता ने भली भांति समझा और एक आईना दिखा दिया जींद उपचुनाव में। मैं तो पूछना चाहता हूं कि जो 3454 वोट आए हैं जींद उपचुनाव में, वो इंडियन नेशनल लोकदल का वोट बैंक है या बसपा का वोट बैंक है या उनके प्रत्याशी जो 2 दिन पहले
निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भर चुके थे, क्योंकि इनेलो के कैडर से तो ये नहीं थे। रेड्डू साहब वो 2 दिन पहले नामांकन भर चुके थे। ये उनका वोट बैंक माना जाए, बसपा का वोट बैंक माना जाए, गठबंधन का वोट बैंक माना जाए, या इंडियन नेशनल लोकदल का वोट बैंक माना जाए। और मैं तो कहता हूं, हमने तो पहले ही कहा था, जी ने पहले कहा था, हमने तो पूरी की पूरी पार्टी इनको दान में दे दी थी, चुनाव चिन्ह दान में दे दिया था, पार्टी का नाम दान में दे दिया था, पूरा संगठन इनके पास छोड़कर हमें तो बाहर निकाल दिया गया था। हमने तो बड़ा संगठन खड़ा करने में लगे हुए हरियाणा प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से, और हरियाणा प्रदेश की जनता ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया, अपना स्नेह प्यार दिया, जिन उपचुनाव में जिस तरह से वोट बैंक जो दिग्विजय सिंह चौटाला जी और जननायक जनता पार्टी के रूप में हमें प्राप्त हुआ है, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के तौर पर जननायक जनता पार्टी को देख रहे हैं, जो चौधरी देवीलाल जी के पसीनों पर चलकर दुष्यंत चौटाला जी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा के चहुमुखी विकास की बात करेंगे। हम कोई जातिवाद की, संप्रदायवाद की बात करने वाले लोग नहीं है, हम कोई बांटने की राजनीति नहीं करते। हम तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करने वाले लोग हैं, हम तो किसान की बात करने वाले लोग हैं, हम जवान की बात करने वाले लोग हैं। परंतु पिछले कुछ समय से आप देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं की जुबान पर नेता प्रतिपक्ष का एक महत्वपूर्ण अभय सिंह चौटाला जी के पास है। क्या विधानसभा में एक बार भी उन्होंने इस भूमिका को निभाया, जब हरियाणा प्रदेश में छात्र संघ चुनाव के मुद्दे को लेकर तमाम विश्वविद्यालयों में छात्र प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा था, और उसमें तमाम एबीवीपी को छोड़कर तमाम छात्र संगठन उस प्रदर्शन में शामिल थे। जब लाठीचार्ज हो रहा था, मुकदमे दर्ज हो रहे थे, गिरफ्तारियां हो रही थी, तो अभय सिंह चौटाला जो नेता प्रतिपक्ष का पद उनके पास था, उनको हरियाणा की आवाज बनने की बजाय उनका स्टेटमेंट में आपको याद दिलाना चाहता हूं, वो कहते हैं हमारे लोग नहीं है जिन पर लाठीचार्ज हो रहा है, जिन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, वो हरियाणा प्रदेश के विद्यार्थी थे। और वो इस तरह के बयान जो अभय सिंह चौटाला जी की तरफ से आए, उन्होंने हाशिए पर पहुंचा दिया इंडियन नेशनल लोकदल को। अब विकल्प के तौर पर जननायक जनता पार्टी खड़ी है, और हरियाणा प्रदेश की जनता इस बात को समझती है कि तोड़ने वाले लोगों की बजाय जोड़ने वाले और विकास की तरफ आगे लेकर जाने वाले लोगों की तरफ हरियाणा प्रदेश की जनता आशीर्वाद देगी। और निसंदेह हमने एक चुनाव में हमारी पार्टी को बड़े कुछ दिन भी हुए हैं, हमने 2 राजनीतिक पार्टियों को हाशिए पर पहुंचा दिया। अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भी इसी हालात पर पहुंचाने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से करेंगे। ठीक है, भारत भूषण जी आपका रुख करूंगा। आपकी पार्टी से पूर्व मंत्री रहे हर्ष कुमार जननायक जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, अवतार सिंह भडाना कांग्रेस में जा रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्या यही हालात अगर रहेंगे पार्टी के भीतर तो कुछ स्थिति बन रही है कि बातचीत की जाए लोगों से, आखिर नाराजगी क्यों है, लोग छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं, अगर इतने मजबूत आप लोग हैं तो? जिस प्रकार अवतार सिंह भडाना जी की बात का आपने संज्ञान लिया है जी, तो निश्चित रूप से मेरे संज्ञान में तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनके साथ किसी प्रकार की बातचीत पहले बैठक हुई हो, उच्च स्तर पर कोई हुई हो तो मैं नहीं जानता। लेकिन अगर वो जाने चाह रहे अपनी इच्छा से, तो बहुत पुरानी पृष्ठभूमि भाजपा की थी भी नहीं उनकी, अवतार सिंह भडाना जी। कुछ लोग आते हैं राजनीतिक अपना साधने के लिए और वो अवसरवादिता का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो अवसर के हिसाब से राजनीतिक दल में बदलने की प्रयास करते हैं और उस समय अनेकों अनेक वायदा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की रीत नीति में विश्वास व्यक्त करने का काम करते हैं। लेकिन वो जो रंग जब बदलते हैं तो तब पता लगता है व्यक्ति की वास्तविकता के बारे में। और जितना लंबा भाषण अभी प्रदीप जी ने दिया, ऐसा लग रहा था किसी चुनावी रैली को भाषण के द्वारा वो संबोधित कर रहे हैं। लेकिन मैं इनको इतना जरूर कहूंगा कि आज इंडियन नेशनल लोकदल, जिसको चौधरी देवीलाल जी का एक राजनीतिक हम कह सकते हैं वंश माना जाता था, और उन्होंने परंपरागत जो है हरियाणा प्रदेश में चौधरी देवीलाल जी ने किसानों को, कमेरों को अपने साथ जोड़ करके रखा था, एक छवि थी उनकी, उसको खराब करने का काम तो निश्चित रूप से दोनों ने किया है, जो आज आपस में एक दूसरे को रावण, दुर्योधन जैसी संज्ञाओं से अपना विभूषित कर रहे हैं। इन पर दोष तो दोनों की तरफ जाता है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता ने, जैसे प्रदीप जी स्वयं कह रहे थे, विकास के मुद्दे पर, काम के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है जिन उपचुनाव में, तो मैं तो इनकी बात को तस्दीक करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट देने का अर्थ हरियाणा प्रदेश की जनता ने इस प्रकार से लगाया कि वंशवाद, परिवारवाद क्या किया और जो भाई भतीजावाद, अवसरवाद की बात करते हैं, उन लोगों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को उन्हें सत्तासीन करने के लिए सोचा है, और ये आगे भी जारी रहेगा। लेकिन भारत भूषण जी, अवतार सिंह भडाना का जिक्र मैंने इसलिए किया था क्योंकि एक सांसद हैं आप ही की पार्टी के,
वो उनके बहुत करीबी हैं और लगातार सभाओं में वो साथ साथ थे और उनकी वकालत की जा रही थी एक तरह से अवतार सिंह भदाना की कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले, कोई कहीं से टिकट का भी शायद चल रहा था सिलसिला, तो उसमें भी उनकी वकालत हो रही थी। और वो सांसद है आपकी पार्टी के, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और दूसरे सांसद के मुकाबले उन्हें खड़ा करने की तैयारी की जा रही थी। इन तमाम चीजों के बीच ये सवाल उठ रहा था कि क्या पार्टी में सब कुछ बेहतर है? देखिए, अंदरूनी बात तो मैं नहीं जानता जी, कहा कि स्तर पर क्या अवतार जी के बारे में क्या बात हुई, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि अगर अवतार सिंह भडाना जी को ये लगा कि मुझे शायद भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देने वाली और इसलिए अवसरवाद का फायदा उठा करके कांग्रेस में चला जाए, तो मेरे विचार से ऐसे लोगों का जाना ही बेहतर होता है। भारतीय जनता पार्टी तो एक आचार और विचार के साथ राजनीति करने वाली पार्टी है। यहाँ पर तो वो लोग नींव में बैठे हुए हैं जिन्होंने आज तक कभी सिर निकाल के नहीं देखा, और भारतीय जनता पार्टी को 2 सांसदों से लेकर 282 सांसदों की पार्टी बना दिया। तो यहाँ तो नींव के पत्थरों की पूजा की जाती है, शाखाओं पर लगे हुए फूल और फलों को एकदम से नहीं गिना जाता। जो लोग अवसरवाद के लिए आते हैं, चंद समय उनको लगता है कि हमें फायदा मिल गया, और जब उनको लगता है कि शायद जो मेरी इच्छाएं हैं या महत्वाकांक्षाएं हैं उनकी पूर्ति नहीं हो रही है, तो अपना दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक बरगद है, वट वृक्ष है, ठीक है। इस पे तो एक सीट पे 10-10 प्रत्याशी इतने काबिल हैं कम से कम, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ कमल खिलाने का काम करेंगे। ठीक है, बाल मुकुंद जी आपका रुख करूंगा। कांग्रेस की स्थिति क्या है? क्या आप लोगों के भीतर जो नेतृत्व परिवर्तन और तमाम चीजों का द्वंद्व था वो थम गया है, या उस पर किसी नतीजे तक आप लोग पहुंच पाए? क्योंकि जिक्र अगर हम इंडियन नेशनल लोकदल का करते हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल की स्थिति जितनी असहज है पार्टियों के भीतर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी अंदरूनी तमाम खींचतान में उतने ही असहज हैं। वो तमाम चीजें खुल के शायद बाहर कभी आती हैं, कभी नहीं आती हैं, लेकिन सवाल कांग्रेस को लेकर जब भी आता है तो हरियाणा में यही कहा जाता है कि जो अभी भी नेतृत्व परिवर्तन, चेहरा कौन हो, किसको कमान मिले, उसे कमान मिलेगी तो मैं साथ नहीं हूं, उसे मिलेगी तो मैं साथ नहीं हूं, इन तमाम चीजों के बीच आप चुनाव में जाएंगे तो जाएंगे कैसे? साकिर जी, काफी लंबे समय से मैं हमारे दूसरे जो साथियों को सुन रहा था, ठीक है, तो मेरे से जो सवाल किया वो तो अपने आप में खुद आपके पास इसका जवाब है। हरियाणा निर्माण को 52 वर्ष आज हो गए जी, उसमें से ज्यादातर समय हमने शासन किया है, ठीक है, यानी कि स्थायी सरकारें हमने दी हैं। और आज जितने राजनीतिक दल हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जेजेपी हो, आईएनएलडी हो, या एक एलएसपी नई पार्टी या बीएसपी हो जी, उसमें सबसे ज्यादा लंबे समय तक आज पूरे 5 साल हो गए हमारे अध्यक्ष जी को जी, मतलब इतना स्थायित्व तो कांग्रेस में है। आप देखिए आज का ही दिन है जी, 14 तारीख को, आज से 5 साल पहले जी, उनकी नियुक्ति हुई थी, ठीक है। तो ये स्थायित्व की इतनी बड़ी निशानी आपको मिलेगी लगातार 5 साल से। जो आदमी हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अशोक तंवर जी, और उनके नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ रही है, और सबसे ज्यादा शासन हमने दिया, और उस शासन में भी हमने ज्यादा मुख्यमंत्रियों की रद्दोबदल नहीं की जी। 13-14 साल चौधरी भजन लाल जी रहे हैं, 12-13 साल बंसी लाल जी रहे हैं, 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे हैं। तो हम तो स्थायित्व के साथ शासन और सुशासन और प्रदेश को आगे बढ़ाने में जितना योगदान हमारा है जी, और रही इसी के अंदर मैं अब शासन के अंदर, सुशासन के अंदर काम की बात जोड़ूं जी, आज प्रदेश में जितने भी बिजली के कारखाने हैं, बिजली उत्पादन करने की जो इकाइयां हैं जी, वो सिवाय कांग्रेस के शासन के एक भी किसी ने नहीं बनाई। पिछले जो 10 साल का यूपीए शासन का, उसमें से खेदड़ पावर प्लांट हो, झांसी पावर प्लांट हो, खानपुर पावर प्लांट हो, या यमुनानगर पावर प्लांट की आप बात कीजिए, या उससे पहले हमारे जितने थर्मल प्लांट आज खड़े हैं सारे कांग्रेस की देन है। तो कांग्रेस तो प्रदेश में हो चाहे विश्व मतलब हिंदुस्तान में हो, तो वो कांग्रेस पार्टी तो एक विकास की डोर को आगे बढ़ाने का काम करती है। तो आप ये देख लीजिएगा किसी भी दल में, ये मैंने 6-7 दल बता दिए। दूसरी फिर एक गठबंधन की आपने बात की थी, जैसे जब शुरुआत की थी वार्ता की आपने जी, तो आपने ये कहा था कि सभी दल गठबंधन देख रहे हैं, ठीक है। तो कांग्रेस ने हरियाणा में ना तो कभी गठबंधन किया और ना आज तक किसी से बात की। आप ये मान के चलिए 89 और 1 जी, मगर अगर कोई 89 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी, एक पर दूसरा लड़ेगा, ये भी संभावना नहीं है। हम तो 90 की 90 पे चुनाव लड़ने में सक्षम, और 10-10 हमारे पास कैंडिडेट है, ठीक है। तो मैं समझता हूं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, एक और बात बड़ी रहेगी, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी जो पहली बार चुनाव में जीत करके सरकार इन्होंने बनाई, और वो भी कुलदीप बिश्नोई उस समय के तत्कालीन
अजका के अध्यक्ष थे, उनका इनका गठबंधन था, उसकी पीठ में छुरा घोंप करके तब ये बने इनके प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी जी, नितिन गडकरी जी, सुषमा स्वराज जी। वो कह रहे थे कि पहले 2.5 महीने कुलदीप बिश्नोई चीफ मिनिस्टर बनेगा, अगले 2.5 महीने रामविलास शर्मा बनेगा। कुलदीप बिश्नोई की पीठ में छुरा घोंप दिया और रामविलास शर्मा को बेचारे को वैसे मोड़ दिया और वो नए आदमी को ये लिया है। ये इनका तो कोई जनाधारी नहीं है। चलिए ठीक है, लंबे समय तक शासन किया है तो काम भी आपने ही सबसे ज्यादा किए होंगे, ये तो कहा ही जा सकता है। हाँ। क्योंकि शासन जिसका ज्यादा होता है काम करने का मौका भी उसे ज्यादा मिलता है। तमाम चीजों के बीच अब ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद मैं चर्चा आगे को बढ़ाऊंगा और तमाम मेहमानों से हरियाणा की ताजा राजनीतिक हालात को लेकर चर्चा करेंगे। चलिए, चर्चा हमारी जारी है कि आखिर गठबंधन की राजनीति इस पूरे प्रदेश में किस तरह से अब हावी होती जा रही है। कांग्रेस कह रही है कि वो अकेला चलेगी और अकेले दम पर चुनाव मैदान में। भारतीय जनता पार्टी का भी मूड लगभग ऐसा ही है और वहीं जननायक जनता पार्टी को भी साथियों की तलाश है और ऐसे में राजकुमार सैनी एक अलग गठबंधन बनाकर अलग राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तमाम चीजों के बीच इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी पार्टी जो साथियों की तलाश भी कर रही है लेकिन उसे साथी मिल नहीं पा रहे हैं। वीरेंद्र सोनी जी, आपका रुका इन तमाम चीजों के बीच आपको क्या लग रहा है, चुनाव से पहले या चुनाव के बाद इंडियन नेशनल लोकदल को, जिस तरह से आपने कहा कि अगर एक आध सीट मिल जाती है तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के करीब जाने की कोशिश करेंगे, संघ के साथ उनके अच्छा तालमेल है, तो क्या किसी तरह की स्थिति चुनाव से पहले बनती हुई आप देख रहे हैं या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कुछ सीटें मिल जाए, इन तमाम चीजों की दुविधा में है अभी इंडियन नेशनल लोकदल की, किसी तरीके से कुछ सीटों पर कोई सहारा मिल जाए? ठीक है, मैं इससे पहले आपके प्रश्न का जवाब दूं, भारत भूषण जी से ये पूछना चाहूंगा। अभी ये कह रहे थे हर्ष कुमार जी और बढ़ाना जी अवसरवादी थे, अवसरवादी लोग कांग्रेस अपना दल छोड़ के, भारतीय जनता पार्टी छोड़ के अन्य कांग्रेस में चले गए। तो मैं इनसे ये कहना चाहूंगा कि जब ये लोग भारतीय जनता पार्टी में आए थे तब भी अवसरवादी थे। ये जब लोग शामिल होते हैं तो पूरे हरियाणा में तो प्रभाव जाता है, भाई हर्ष कुमार भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, अवतार बढ़ान भी शामिल हो गए, लेकिन फरीदाबाद में मतलब स्थानीय स्तर पर जो कैडर का कार्यकर्ता होता है उसमें टीस होती है, उसको पीड़ा होती है कि उसके स्थान पर जो उसने जमीन तैयार की थी उसमें आगे ये लोग सेंधमाद करते हैं, तब पार्टी को अवसरवाद नजर नहीं आता। जब कैडर के लोग हैं उनको पीड़ा होती है तब पार्टी उनकी पीड़ा को भी नहीं समझती। दूसरी बात, आपने कहा कि मुझे नहीं लगता ओम प्रकाश चौटाला जी जो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना प्रेम दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उससे पसीजने वाली नहीं है। ठीक, पार्टी का अपना कैडर है, संगठन है, केंद्र में मजबूती है, राज्य सरकार के पास उम्मीदवार हैं, तो उनके लिए उनको अनुकूल माहौल लगता है और म्यूचुअल सीटों की अंडरस्टैंडिंग भी ऐसी अभी कोई नजर आती नहीं है। लेकिन एक बात यह देखने वाली है कि इनेलो के लिए इस समय अपना संगठन करने की चुनौती है। आज संयोग से अभय चौटाला जी का जन्मदिन है, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपनी पार्टी का अपना संगठन खड़ा कर सके। लेकिन एक बात यह भी पूछना चाहता हूं, क्या इनेलो में अभय चौटाला जी के अलावा किसी और की भी चलती है? उनके अध्यक्ष अशोक अरोड़ा जी, क्या उनमें इतना समर्थ है, क्या वो स्वतंत्र रूप से कोई फैसला ले सकते हैं? मैं आपको पिछले चुनाव का उदाहरण देना चाहूंगा। कृष्ण पवार इसराना से उनका टिकट काट दिया गया था, उन्होंने इनेलो नहीं छोड़ दी, उनका टिकट काट दिया गया था। अशोक अरोड़ा जी ने अभय चौटाला जी से आग्रह किया था कि कम से कम मेरे कहने पर तो एक टिकट दे दो, क्योंकि उनके साथ ही जो कृष्ण पवार थे अशोक अरोड़ा जी के घनिष्ठ मित्र थे, तो उनके कहने पर भी एक टिकट नहीं दी गई। तो ये कहने का मतलब मेरा आशय ये है, क्या अशोक अरोड़ा जी इतने प्रभावी हैं जिससे पंजाबी समाज इनेलो के साथ जुड़ सके? इनेलो के लिए बड़ी समस्या है, बड़ा संकट है इस समय, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनसे पसीजने वाली अभी तो मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इनके। वीरेंद्र सोनी जी, ऐसे में जब अभी ओम प्रकाश चौटाला वापस जेल जाएंगे तो उसके बाद और ज्यादा मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी तो कुछ लोग मिलने के लिए भी आ रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला से, पुराने रिश्तों के चलते मिलने आ रहे हैं, उन्हें बुला भी रहे हैं, बैठकों के दौर भी जारी है। लेकिन जब वापस ओम प्रकाश चौटाला जेल चले जाएंगे तो क्या अभय चौटाला के लिए मुश्किल बढ़ेगी, संगठन के लोगों को रोक पाना मुश्किल होगा? नहीं, अभी कार्यकर्ताओं के लिए दुविधा की स्थिति है। कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो ओम प्रकाश चौटाला जी से पुराने संबंध है उनके, उन्होंने संबंधों को खत्म नहीं किया गया, लेकिन वो जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत और दिग्विजय से भी अगाध स्नेह रखते हैं।
तो कार्यकर्ता, कई कार्यकर्ता तो अभी दुविधा की स्थिति में है, वो देख रहे हैं, तेल की धार देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूं कि ओम प्रकाश चौटाला जी का अपना स्थान है, उनका अपना महत्व है, और उनके अपना कार्यकर्ता उनको सम्मान से देखते हैं। लेकिन अभय चौटाला जी के लिए अभी संकट है, उन्हें अपना कार्यकर्ताओं में विश्वास अर्जित करना पड़ेगा, और जो उनका व्यवहार है उसमें काफी बदलाव आया है। लेकिन संगठन को कैसे खड़ा करेंगे? अगर संगठन के साथ, अगर उनको संगठन को जीवित रखना है, तो अन्य समुदायों में कैसे नेता उभर पाएंगे? वो उसके अंदर गैर जाटों को अपने साथ कैसे जोड़ पाएंगे? मैंने आपको अशोक अरोड़ा जी का उदाहरण दिया। अशोक अरोड़ा जी बहुत पुराने समय से जुड़े हैं उनके साथ और अध्यक्ष चले आ रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं क्या उनको कोई अधिकार है? ठीक है प्रदीप, मैं आपका रुख करूंगा। आप कह रहे थे कि फरवरी आने तक और फरवरी के आखिर तक कई बड़े जो नाम हैं इंडियन नेशनल लोकदल के वो आपके साथ होंगे। क्या कुछ सिटिंग विधायक भी हैं जो ज्वाइन हो सकते हैं? बिल्कुल, आप जो पीछे का कुछ समय के जो कुछ दिन गए हैं उनमें आपने स्पष्ट रूप से देखा होगा कि कैसे बंधक बनाकर हिमालय की वादियों में लेकर गए थे, कैसे सिरसा की मीटिंग के बाद हेलीकॉप्टर मंगा लिए गए थे, और ऐसे काफी चीजें थी। परंतु मैं तो इतना कहना चाहता हूं, न केवल इंडियन नेशनल लोकदल के बल्कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के भी कुछ नेता हमारे संपर्क में हैं। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जींद उपचुनाव में जिस तरीके से विकल्प के तौर पर जननायक जनता पार्टी जो हाल ही में बनी है, उस पार्टी को जब जनता ने देखा, एक सेमीफाइनल था ये एक सेमीफाइनल था, और फाइनल में 2 ही टीमें पहुंचती हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई मात दे सकता तो जननायक जनता पार्टी दे सकती है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को बताना चाहता हूं, ये विकास की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं, अगर इतना ही ज्यादा विकास इन लोगों ने किया था तो निगम चुनाव में क्या जरूरत पड़ गई थी कि मुख्यमंत्री, एक जनप्रतिनिधि, चाहे वो गांव का सरपंच हो, चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री हो, वो सभी जाति सभी धर्मों का होता है, सब समाज के हर वर्ग का होता है। तो अगर इतना ही विकास कार्य किया था तो क्या जरूरत पड़ गई थी? मुख्यमंत्री जी के नाम से एक जाति सूचक ऐड अखबारों में दी गई थी। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपके चुनाव घोषणा पत्र में, जब आपने चुनाव लड़ा उससे पहले जो चुनाव घोषणा पत्र तैयार किया था भारतीय जनता पार्टी ने, चुनाव घोषणा पत्र की 10 घोषणाएं बता दीजिए जो आपने 100% पूरी की हो। क्या आपने जिला स्तर पर कितने पीजीआई बना दिए? आपने कितनी यूनिवर्सिटियां खोल दी? मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके विकास के दावों की पोल खोलना चाहता हूं। आपने संस्कृत यूनिवर्सिटी कैथल में एक ऐसे व्यक्ति को वाइस चांसलर लगा दिया जो पीजीटी एक टीचर है, स्कूल टीचर, और जबकि उसका असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर एक यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन तक नहीं हुआ था। जिसका असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सिलेक्शन तक नहीं हुआ संस्कृत विभाग में, ऐसे व्यक्ति को संस्कृत विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर आप लोगों ने बना दिया। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आरएसएस के कार्यकर्ता को, जितेंद्र भारद्वाज जी को आपने रजिस्ट्रार बनाया था, उनका ना नेट पास था ना पीएचडी, ना नेट में पीएचडी, जबकि विश्वविद्यालयों में रिसर्च के लिए जो विद्यार्थी आते हैं वो उनसे ज्यादा शिक्षित थे। ऐसे लोगों के भरोसे प्रदेश के शिक्षण संस्थान आपने छोड़ रखे हैं। आपने विश्वविद्यालयों का भगवाकरण करने की तरफ तो ध्यान दिया, परंतु शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया। प्रदेश के स्कूल जो शौचालय तक उनमें उपलब्ध नहीं है, बिजली उपलब्ध नहीं है, छतें गिरने को हैं, बैठने को बेंच नहीं है। मैं आपको अगर बताने लगूं तो समय कम पड़ जाएगा। आप 10 घोषणाएं ऐसी गिनवा दीजिए जो चुनाव घोषणा पत्र में थी और आपने पूरी की हो। ठीक है प्रदीप। भारत भूषण जी, तो मैं बाल मुकुंद शर्मा जी की बात पर जाना चाहूंगा और समय दीजिए, फिर मैं प्रदीप। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल समय दीजिएगा। बिल्कुल। बाल मुकुंद शर्मा जी ने अभी एक व्याख्यान किया कि हमने ये थर्मल प्लांट लगाया, वो थर्मल प्लांट लगाया, इन थर्मल प्लांटों के माध्यम से हमने विकास का काम किया। मैं इनको ये बताना चाहूंगा थर्मल प्लांटों को ही लेकर के 2014 के कार्यकाल से पहले, जब भारतीय जनता पार्टी के शासन से पहले कांग्रेस का शासन था, तो पानीपत का थर्मल पावर और यमुनानगर का थर्मल पावर, जहां से मैं खुद यमुनानगर से आता हूं, जो कि चाइनीज मशीनरी के द्वारा बनाया गया था, अंडर क्वालिटी, इंफीरियर क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के बाद वो प्लांट यमुनानगर का लगातार बंद रहता था। और जो कोयला इन्होंने इंपोर्ट किया था वो उससे भी इंफीरियर क्वालिटी का था, जिसमें यूं कह सकते हैं कि 45% के करीब निरा पत्थर आता था और वो यूनिट बंद रहा करती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, क्योंकि कोयला स्कैम कहां जुड़ा था, जिंदल साहब के साथ जुड़ा था, जिंदल की कोयला खानों के साथ ये प्रकरण जुड़ा हुआ था, और इन्होंने जो भ्रष्टाचार, जो घोटाला कोयला खदानों से किया, उसके कारण ये दोनों यूनिट बंद रहने का काम करते थे। अब उसके बाद आता हूं मैं कि ये कहते हैं कि पार्टी बदलने का।
आता हूं बालमुकुंद जी। 1971 में चौधरी देवीलाल जी ने इसी कांग्रेस को टाटा बाय बाय करके अपना लोकदल का गठन किया था। शर्मा जी, आता हूं अगर अभी। ये सही होते तो चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा प्रदेश में इनके मुकाबले का और इनसे बड़ा गठबंधन, इनसे बड़ा जो है राजनीतिक दल खड़ा न किया होता। अब आता हूं मैं प्रदीप जी की बात की तरफ। प्रदीप जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जरा काम तो बता दी। भाई, जींद के उपचुनाव में प्रदीप जी, आपने और हमने जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा, आपके और हमारे सामने के साथ पब्लिक के साथ, हमने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, जींद की जनता ने उसको शिरोधार्य किया। अब मैं बताना चाहता हूं, जिस प्रकार के आप कह रहे हैं कि हमने कुछ जगहों पर आरएसएस के कार्यकर्ताओं को लगा दिया, प्रदीप आता हूं आपके पास। सुनते जी बिल्कुल। या हमने कम शिक्षा प्राप्त लोगों को, अयोग्य लोगों को लगा दिया। आरटीआई का जमाना है, अगर इस प्रकार का कोई काम हुआ है तो तुरंत संज्ञान में, पब्लिक डोमेन में बात आ जाती है। और आप उसी पार्टी के कार्यकर्ता या प्रवक्ता बोल रहे हैं जिस पार्टी के अजय सिंह चौटाला जी जेबीटी टीचरों के इसमें भर्ती के घोटाले में जेल में बैठे हुए हैं, और आप भारतीय जनता पार्टी को नसीहत सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जरा अपनी तरफ तो देखिए कि आपने किस प्रकार से लिस्टें घर में बैठ करके बनाई और प्रदेश की युवाओं को जो है धोखा दिया। जो योग्य लोग थे घरों पर बैठे थे, अयोग्य लोगों को रापने लगाने का काम किया। किस प्रकार से हुआ ये उदाहरण है आपके लिए। और अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो उदाहरण दिया है, पारदर्शिता का उदाहरण, नौकरियों में 18,000 जो ग्रुप डी की सर्विसेज लगी है, उसमें भिवानी जिला प्रथम स्थान पर रहा, हिसार दूसरे स्थान पर रहा, जींद तीसरे स्थान पर रहा, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जहां से वो आते हैं वो 10वें नंबर पर वो जिला रहा। अगर कहीं पर भी कुछ भी इसमें गलती होती, कहीं पर भी कुछ गड़बड़ होती, तो इस प्रकार के परिणाम न होते। आज हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल जी के इस प्रयास को कि राजनीति में शुचिता लाई जा सकती है, अगर दृढ़ निश्चय से कोई काम करे राजनीतिक दल, तो पारदर्शिता के साथ, बिना भाई भतीजा के साथ, बिना किसी सिफारिश के साथ, बिना किसी रिश्वत के साथ जनता को न्याय दिया जा सकता। ये मेरा कहना है। धन्यवाद। ठीक है प्रदीप जी। आता हूं शर्मा जी, उसके बाद प्रदीप बहुत जल्दी। प्रवक्ता की बात का जवाब देना चाहता हूं कि जींद में विकास की बात करते हैं। आपने जो कैंडिडेट चुनाव लड़ाया था, कितने दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में आया था। दूसरी चीज, ये लोग कहते थे कि हम पीजीआई बनाएंगे, कितने पीजीआई इन लोगों ने बनाए। इन्हें पारदर्शिता की बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए, रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आपके स्थानीय विधायक का नाम आया था एक फर्जी भर्ती कराने को, डाटा एंट्री ऑपरेटर की एक फर्जी भर्ती कराने को, जिसको उस विधायक को बाद में आपने मंत्री बना दिया। मैं नाम लेना चाहूंगा, मनीष ग्रोवर जी का नाम उस फर्जी भर्ती में आया था, जो कि मीडिया के साथियों ने पकड़ी थी। और मुख्यमंत्री पहले दिन फैकल्टी हाउस में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के रुके थे और अगले दिन वो फर्जी भर्ती पकड़ी गई थी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कह रहे थे कि अजय सिंह चौटाला जी के ऊपर आपने उंगली उठाई। अजय सिंह चौटाला जी उस समय हरियाणा सरकार का हिस्सा नहीं होते थे, और आप इंडियन नेशनल लोकदल उस समय की जो थी वो इतनी बुरी थी, आप गठबंधन में उनके साथ सरकार चलाते थे। और आपको पता होना चाहिए, शायद आपको पता नहीं हो, कि आप गठबंधन में उस समय सरकार में होते थे इंडियन नेशनल लोकदल के साथ। और आपको बताऊं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने आपने उंगली उठाई। उस समय कितने ऐसे जो आवेदक थे जो जेबीटी कर चुके थे और उनको नौकरी नहीं मिली। आप एक कैंडिडेट ऐसा ले आइए कि जो जेबीटी कर चुके थे और नौकरी नहीं मिली। जेबीटी करने वाले 100% विद्यार्थियों को नौकरियां दी थी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कितनी नौकरियां दी हैं? रिसर्च स्कॉलर को 28,000 रुपए यूजीसी स्कॉलरशिप देती है, और आपने तो एक रिसर्च स्कॉलर को पीएचडी की डिग्री धारक को चपरासी की नौकरी देती है। इसको आप अपना श्रेय मानते हैं? आज जो आतंकवादी हमला हुआ है, आप कहते हैं 56 आप एक काम गिनवाइए, कर रहे हैं। माननीय अदालत ने उनको निर्दोष होते हुए भी जेल में के रखा है। आप तो न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया आपने। अगर न्याय पर एतराज था तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के बताइए ना। चलिए ठीक है। इन तमाम चर्चा के बीच बालमुकुंद जी, ठीक है प्रदीप, मैं आऊंगा। प्रदीप, मैं आपके पास आऊंगा। बालमुकुंद जी आपका रुख करूंगा। ठीक है प्रदीप, मैं आता हूं आपके पास। बालमुकुंद जी, मैं तो एक आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत ही विद्वान प्रवक्ता साथी हमारे जी, ये इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे जो कि आपके पास रिकॉर्ड पे आएगा जी। ये कह रहे कि वहां चाइनीज मशीनरी लगी है जो लो लेवल की थी, या कोयला आया लो लेवल का। तो फिर सरकार क्या कर रही है? ये जांच कराएं और दोषियों को सजा दे, ये तो सरकार का काम है। अगर आज इन्होंने 4.5 साल में कोई गलत काम किया है तो हम जांच कराएंगे, दिखाएंगे। भाई अगर ये बात
कोयला घोटाले मैं ये में कह रहा हूँ, ये जिम्मेवारी से, ये यमुनानगर थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहे हैं, ये जांच कराए ना, वो कोयले की जांच क्यों नहीं कराई? क्यों बैठे ये? कोयला यमुनानगर में नहीं निकालता, जिन खदानों से चल कर क्या भाई जांच तो आप ठीक है। आप, अरे श्रीमान जी, आप ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं, आप जांच करा लेते हैं। 4.5 साल से सरकार में बैठे हैं, छोड़िए, मैं तो कह रहा हूं आपके आपके पास की ऊपर बात नहीं है, चार्जशीट मैं दर्ज अगली बात करता हूं। ठीक है, ठीक है बालमुकुंद जी। साकिर जी, जी मैं नहीं, वो तो एक इनका जवाब था ना, मैं मेरी बात अभी कहूंगा ना। ठीक है, कहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को शासन का अनुभव नहीं है, क्योंकि वो पहली बार सत्ता में आए हैं, और उसके बाद उनके मुख्यमंत्री मान चुके हैं कि 2-2.5 साल तक तो मुझे अनुभव ही नहीं था, यानी कि सरकार तो 2 साल का समय भी नहीं हुआ इनको अभी, तो इसलिए बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस जो हमने काम किए हैं प्रदेश में, एक बार रुकना जोएल साहब, रुक जाना। ठीक है, ठीक मैं है, ये ठीक कहना चाहता हूं, ये विकास की जो डोर है, जी कांग्रेस ने जहां छोड़ी थी, जी, अभी अक्टूबर नवंबर में 2019 में चुनाव होंगे विधानसभा के, वहां से फिर हम उस डोर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। कांग्रेस विकास की राजनीति करती है, हम विकास करेंगे। और एक आपके माध्यम से, मैं, मेरे साथी हैं प्रदीप देसवाल जी, इनका स्वास्थ्य अब कैसा है, मुझे तो पिछले दिन समाचार पत्रों से पता लगा था इनको चोट लगी थी। ये मैं व्यक्तिगत इनसे बात करना चाहूंगा आपके माध्यम से, क्योंकि मेरे पास इनका फोन नंबर नहीं है। कि आप इनका स्वास्थ्य कैसा है? प्रदीप जी बता दीजिए, स्वास्थ्य कैसा है? प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था का जो जनाजा निकला हुआ, उसमें एक पदाधिकारी पर हमला होना तो बहुत छोटी सी बात है। प्रदेश के 1 दर्जन न्यायालयों में गोलियां चली हैं और सैकड़ों की संख्या में हत्याएं हुई हैं न्यायालयों के आसपास। प्रदीप अपना स्वास्थ्य तो बता दीजिए। बालमुकुंद जी स्वास्थ्य पूछ रहे हैं, आप ठीक है? भारतीय जनता पार्टी ने आपके ऊपर आक्रमण करवा दिया क्या? बिल्कुल ठीक है। आपके स्वास्थ्य की बात हो रही थी, ठीक है। बालमुकुंद जी बिल्कुल स्वस्थ हैं प्रदीप जी। सरकार की है, प्रदेश के शिक्षण संस्थाओं को सुरक्षित माहौल देना तो सरकार की जिम्मेवारी है ना। ठीक है। प्रदीप जी अपना नंबर भी दे दीजिएगा कभी आप लोगों के आशीर्वाद। बालमुकुंद जी को, बालमुकुंद जी आप भी दे दीजिए अपना नंबर प्रदीप जी को, ताकि इस तरह से कम स्वास्थ्य की जानकारी तो एक दूसरे की मिलती रहे। चलिए ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद करना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है। मेरे पास अब समय बहुत कम है। वीरेंद्र सोनी जी आपका रुख करूंगा। जो माहौल बनता है राजनीति में आरोपों के बाद, और इस तरह की अगर हालचाल पूछने का सिलसिला चलता रहे, तो लगता है कि राजनीति एक अच्छी डगर पे जा रही है, और इसी तरह का माहौल होना भी चाहिए। लेकिन सवाल यह कि इंडियन नेशनल लोकदल अगर कमजोर हो रहा है, जो स्पेस खाली होगा वो स्पेस किसके हिस्से में जाने वाला है, वो स्पेस का फायदा किस राजनीतिक पार्टी को होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल को इतना कमजोर समझना अभी भूल होगी, क्योंकि जीत एकमात्र जीत से पूरा इसको नहीं आंका जा सकता। अभी जननायक जनता पार्टी के लिए भी चुनौती रहेगा। अब हिसार में दुष्यंत चौटाला जी 36,000 से अधिक वोटों से सांसद बने थे, इस बार उनके लिए अब इनेलो का ये प्रयास रहेगा। देखो, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से तो मुकाबला होगा, इनका आपस में मुकाबला रहेगा। दोनों एक दूसरे के अस्तित्व को समाप्त करने पर तुले रहेंगे, तो इनको आपस में भी चुनौती है। इंडियन नेशनल लोकदल का यह प्रयास रहेगा कि जननायक जनता पार्टी का उम्मीदवार अधिक वोट ना ले पाए, और जननायक जनता पार्टी का भी प्रयास रहेगा कि इनेलो का प्रत्याशी उनसे कम वोट ले। तो आपस में इनकी चुनौती रहने वाली है। तो इसके ज्यादा जो आप कह रहे थे भाई, एक दूसरे के स्वास्थ्य के प्रति हालचाल पूछ रहे थे, ये एक दूसरों के दोनों के कटाक्ष छिपे हुए हैं। इसमें स्वास्थ्य की भावना नहीं है, वो कटाक्ष है। वो उसी बात को उजागर करना चाह रहे थे। वो जो कांग्रेस के अपने शर्मा जी हैं, वो जननायक जनता पार्टी के पर हुए हमले। शर्मा जी कह रहे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुखद बात है, और ऐसी बिल्कुल नहीं है। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात, सुखद बात है, अच्छी बात है, और इसी तरह की राजनीति होनी चाहिए। रहना चाहिए। ठीक है जी जी, आपको बताना चाहूंगा जी जी जी, बहुत जल्दी में जी, मैं छात्र राजनीति से जुड़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं बहुत लंबे समय तक छात्र राजनीति से जुड़ा रहा हूँ जी, इसलिए मैंने इनसे पूछा। ठीक है, मैं बहुत लंबे समय तक छात्र राजनीति से जुड़ा रहा। चलिए, इसलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। वीरेंद्र सोनी जी आपका बहुत शुक्रिया, बालमुकुंद जी आपका बहुत शुक्रिया, भारत भूषण जी आपका ही बहुत शुक्रिया, और प्रदीप देसवाल आपका ही बहुत शुक्रिया। और जिस तरह के अब हालात बन रहे हैं, उसमें गठबंधन और गठबंधन से इतर अगर कोई पार्टी अकेली रह जाती है, उसे गठबंधन के साथी नहीं मिल पाते हैं, तो कितनी राजनीति उसकी कमजोर होगी। और इंडियन नेशनल लोकदल का अगर बार बार जिक्र आए इन तमाम चीजों के भीतर, तो इंडियन नेशनल लोकदल का कैडर
क्या अब दूसरी पार्टियों का रुख करने के इंतजार में है या पार्टी संगठन को मजबूत करेगी? तमाम चीजों के बीच अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी इंडियन नेशनल लोकदल से गठबंधन से इनकार किया है, तो स्थिति अब इंडियन नेशनल लोकदल के लिए बेहद सुखद तो नहीं कही जा सकती, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल को कमजोर समझ लेना भी एक बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि यह पार्टी अभी भी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर ही खड़ी है और ओम प्रकाश चौटाला जैसे नेता का कद अभी भी इस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। लिहाजा आने वाले चुनावों में यह पार्टी सभी पार्टियों को चौंका भी सकती है।